कंपोजिशन जो है न्यूक्लियस का, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या चीज से बना है? इलेक्ट्रॉन से ही बना। प्रोटॉन एंड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, और उसी को कहा जाता है कॉल्ड न्यूक्लियॉन। एटम के अंदर यह न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन पता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है चारों तरफ, क्या करता है? रिवॉल्व करता है। डिफरेंट ऑर्बिट में पढ़ चुके हैं हम लोग, एटम में पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी भी जो भी पढ़ना, हमें किसके बारे में पढ़ना है? न्यूक्लियस के बारे में। तो ये पता है कि प्रोटॉन का, प्रोटॉन मतलब क्या? पॉजिटिवली चार्ज। सिंपलेस्ट एटम कौन सा? हाइड्रोजन है। तो उसमें चलो भाई एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है नहीं। हाइड्रोजन तो न्यूट्रॉन नहीं है ना? क्या नहीं है? एटॉमिक नंबर 1 है तो मतलब प्रोटॉन ही तो है। लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, दूसरे में भी तो है, न्यूट्रॉन तो है ही। अब सभी में ऐसा नहीं कि एक ही प्रोटॉन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो डिपेंड करता है किसके ऊपर? एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में पढ़ा है ना, क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो कहते हो, कि एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर ही होता है ना, तो एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका मतलब जितना प्रोटॉन्स है, टेक द एग्जांपल ऑफ द सोडियम, एग्जांपल ये सोडियम। तो सोडियम में कितने प्रोटॉन्स है? 11 प्रोटॉन्स है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होना चाहिए? रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होना चाहिए? रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। और उस रिपल्सिव फोर्स के कारण न्यूक्लियस को बस्ट कर जाना चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बस्ट कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि रिपल्सिव फोर्स के, या थोड़ा सा आगे जानेंगे, थोड़ा सा तुम पीछे आगे हो जाओ। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, उससे भी कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो उसको बांध करके रखे हुए है। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स है क्या? न्यूक्लियर फोर्स एक तरह से फोर्स एक्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियर पार्टिकल। फोर्स एक्ट्स बिटवीन, क्या हो गया? फोर्स एक्ट बिटवीन न्यूक्लियर पार्टिकल, वो कहलाता है न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अगर पढ़ें, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? न्यूक्लियर फोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पढ़ा है आपने कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। क्या है?
स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है नेचर में? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। उसके बाद है ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। चार्ज, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। चार्ज पर अगर डिपेंड करता, क्योंकि यह फोर्स तो प्रोटॉन प्रोटॉन के भी बीच में लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी बीच में लगता है, और न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियर पार्ट में न्यूट्रॉन भी तो आता है भाई। तो एक तो चार्ज, इसका मतलब चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब जैसे हमने बताया कि प्रोटॉन प्रोटॉन अगर चार्ज के बेसिस पर ले तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगता है, लेकिन उसको बांध करके रखता है, इसका मतलब दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो इसलिए न्यूक्लियर फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन, अब जैसे हमने बताया चार्ज इंडिपेंडेंट क्यों लगता है, क्योंकि ये एक्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन के भी बीच में लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी बीच में लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के भी। लेकिन न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसलिए कहा गया क्या है? चार्ज इंडिपेंडेंट है। और इसका रेंज क्या होगा? जब न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है तो न्यूक्लियस की साइज क्या होती है? पीछे ही बताया आपको, -15 हर एक का साइज। लेकिन हमने बताया था कि ओनली लर्न करते हैं, ऑर्डर लर्न करते हैं, मैग्नीट्यूड सबका अलग अलग होता है। जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हमने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट तो गोल्ड से निकाला गया था ना, 79 होता है, लेकिन उस तरह से एटॉमिक नंबर तो सबका अलग अलग होगा, लेकिन सबका जो ऑर्डर सेम हो, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, लेकिन सबका ऑर्डर जो होता है कहता है स्मॉल रेंज ऑफ फोर्स है। ये स्मॉल रेंज ऑफ फोर्स है। स्मॉल रेंज फोर्स मतलब कहां तक लगता है? विद इन 10⁻⁻15। अच्छा, ये नेचर में अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। तो ये सब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब है कि सबसे पहले जो है कि न्यूक्लियर रिएक्शन, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सा था जिसका न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं? फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन था न्यूक्लियर रिएक्शन कि प्रोटॉन कैसे पता चला? नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? उस पर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया। अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं? नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया, तब क्या ऑब्टेन हुआ था? प्रोटॉन ऑब्टेन हुआ। तो प्रोटॉन ऑब्टेन मतलब कि यहां पर हो गया ऑक्सीजन। ये कितना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? और ये ऑक्सीजन ये हो गया। सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्शन ये हुआ था, अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया था। न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, देखो अभी बताएंगे। 7 और 2 9 हुआ ना, तो 8 + 1 कितना हो गया? 9 हो गया। तो ये क्या हो गया? चार्ज से करते हैं बैलेंस, एटॉमिक नंबर जिसको भी कहते हैं। और ऊपर तो ये मास है, 14 + 4, तो यहाँ 17 + 1। तो ये हो गया, ये है आपका प्रोटॉन, यही कहलाता है प्रोटॉन आपका।
ठीक है, अब निकाल रहे हैं हम लोग साइज ऑफ न्यूक्लियस। अभी बताए कि डिफरेंट एटम के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। तो जिसमें एक प्रोटॉन है उसका साइज अलग होगा, दो प्रोटॉन उसका साइज अलग होगा, नहीं? तो कैसे निकाला साइज ऑफ न्यूक्लियस? इसका मतलब हुआ कि एक तरह से कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर। अच्छा, मास नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग? ये कैसे निकालते हो? P प्लस नहीं निकालते हो ना? इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन बढ़े तो उसका वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा। क्या चीज किस बेसिस पर? कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। मान लेते हैं अभी रेडियस आर है तो 4/3 पाई आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हो जाए। 4/3 टर्म क्या है? कांस्टेंट है ना? 4/3 पाई क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि आर क्यू जो हो गया आर क्यूब, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास हो गया, और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए पर पावर 1/3 हो जाएगा। यहां पर एक कांस्टेंट दिया जाता है, इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल कांस्टेंट, ए पर पावर 1/3, वेयर आर नॉट जो है आपका क्या है? एम्पिरिकल कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इसलिए 1.2 फर्मी बोलते हैं, एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये आर नॉट का वैल्यू हो गया 1.2 इंटू 10⁻⁻15। वैल्यू लर्न करना तो इस तरह से निकल जाता है न्यूक्लियस साइज। साइज ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब हुआ रेडियस निकालने के लिए। क्या आपको बताया? ये बता रहे थे 1.2 इंटू 10 पर, ये कहलाता है कि ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है? ऑर्डर है। तो ऑर्डर क्या होता है सबका? कोई भी न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर, इसलिए कहते हैं 1 फर्मी। साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या कहा जाता है? लेकिन एग्जैक्ट 1 फर्मी नहीं होता है, वो ओनली बताया जा रहा है क्या चीज? क्या बताया जा रहा है? वो ऑर्डर बताया जा रहा है। सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अलग अलग होगा। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस हो गया। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, अब डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूक्लियर डेंसिटी का क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ। अब देखो क्या बताया कि न्यूक्लियस जो कंसिस्ट है क्या चीज? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और उसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को और भी क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। जैसे डायरेक्ट हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस कंसिस्ट विद न्यूक्लियॉन।
और न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जैसे एक न्यूक्लियस है, एक एटम है, इसका न्यूक्लियस, उसमें क्या चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मान लेते हैं लेट एम जो है मास ऑफ न्यूक्लियन है और ए हो गया एटॉमिक मास, मतलब मास नंबर। तो ए में पी प्लस एन मतलब हो गया कलेक्टिवली, तो कितना हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस, एम ए हो जाएगा। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, एम ए हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस निकल गया, और क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम तो स्फेरिकल है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 क्यों, एटॉमिक नंबर तो पी होगा ना कुंडी। किसका मास लिए हैं, न्यूक्लियन का मास लिए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कलेक्टिवली कहा जाता है। और एटॉमिक मास कैसे निकलता है, पी प्लस एन निकलता है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे। तो वॉल्यूम न्यूक्लियस हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई, अब आर कितना आया था पीछे देखो, आर का कितना बताया था, आर नॉट ए पर पावर 1/3 पर पावर 3 हो गया। क्या आ जाएगा रिजल्ट, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए, ये हो गया वॉल्यूम। तो डेंसिटी निकालो, डेंसिटी कितना हो गया, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आया एम ए, और वॉल्यूम कितना आया है आर नॉट क्यू ए, ए से कट गया, क्या हो जाएगा पी एम बाई ये सब सारे टर्म कांस्टेंट है। 3 एम हो गया मास ऑफ न्यूक्लियन कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27। 4 पाई की वैल्यू पता है 3.14, और आर नॉट कितना बताए थे 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब। हाँ, वो तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना 1.6, 1.67 जो होता है मास ऑफ प्रोटॉन होता है। जो मास ऑफ न्यूक्लियन जो ले रहे हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोल रहे हैं ना, एक तरह से एवरेज मास हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इसको सॉल्व करके आएगा 2.29 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट करके इसका मतलब है कि न्यूक्लियर डेंसिटी, कोई भी न्यूक्लियस रहे, कोई भी एटम है, उसका न्यूक्लियर डेंसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट। न्यूक्लियर डेंसिटी रिमेन्स, तो इसमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आता है, कोई भी न्यूक्लियस दे देगा। तो रेशियो जो हो गया, रेशियो पूछता है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी टू न्यूक्लियाई
इज 1:1, हमेशा 1:1 ही आंसर होता है, क्योंकि कोई भी नहीं कोई देगा सोडियम के साथ आयरन का डेंसिटी का रेशियो निकालो, हमेशा आंसर क्या होगा 1:1 ही होता है, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब देखो एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, कैसे निकालते हैं? एएमयू क्या होता है, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट है, हम लोग सिंपल यू से भी डिनोट कर देते हैं। फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। कैसे निकालते हैं, मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन क्या कर देते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं। हाँ वही हो गया 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, और इसी को कैलकुलेट करके जो बताए थे ना हमने, कितना आता है कैलकुलेट करके, एक एएमयू में यही होता है 1 पॉइंट, अभी बता रहे थे 66 इंटू 10⁻27 kg, यही होता है 1 एएमयू। आइसोटोप से पढ़ा है कि आइसोटोप क्या होता है, न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। न्यूक्लियाई हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट, तो यह कहलाता है क्या, आइसो। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटियम या प्रोटॉन सिंपल, कार्बन के कितने आइसोटोप्स होता है, हाँ? 5 आइसोटोप्स होता है कार्बन। यूरेनियम का जनरली, यूरेनियम में सब यूज आएगा इसलिए 92, 235, 92, 238 स्टेबल और अनस्टेबल, यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार
उल्टा हो गया इसका, न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर but different organ आइसोटोन्स आइसोटोन्स किसको बोलते हैं? न्यूट्रॉन न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर होता है तो क्या होता है? आइसोटोन्स हो गए। जैसे ट्राइटियम एंड हीलियम, आइसोटोप्स हो गया ना ट्राइटियम। ठीक है, अब देखो कि जैसे एक न्यूक्लियस अभी बता रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो क्या चीज से अभी तक देख रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। क्या? जैसे सपोज दैट ये सोडियम का हम एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लिए? तो इसमें कितने प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन कितने हैं? सोडियम में कितने न्यूट्रॉन होता है? अरे सोडियम का एटॉमिक मास कितना? 23 होता है ना। और 23 में 11 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा? है ना। तो इसका मतलब है कि अगर 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन के मास को ऐड करने तो मास ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए। तो न्यूक्लियस बना हुआ है क्या चीज से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो टोटल मास प्रोटॉन ले लें और टोटल मास न्यूट्रॉन, तो टोटल मास क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस का मास हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो लेस देन हो जाता है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। और जो डिफरेंस आता है वही कहलाता है मास डिफेक्ट। ठीक है, कितना होना चाहिए था? मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस जो होना चाहिए, न्यूक्लियस शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होना चाहिए, क्योंकि एक न्यूक्लियस बना हुआ है क्या? प्रोटॉन और। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो है मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, मास ऑफ
न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज लेस देन टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो कम होता है वही होता है क्या चीज कहलाता है, क्या चीज, मास डिफेक्ट। अभी बता रहे थे, बिगनिंग बताए थे कि न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है वो कौन सा, अगर कोलम्बियन फोर्स लें, चार्ज के बेसिस पर लें, तो रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। इसका मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना ज्यादा उसमें रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, नहीं उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स भी, तो उसको फिर भी न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, क्या बताया, बस्ट कर जाना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि दोनों भागना तो चाह रहा है, न्यूक्लियस तो भागना चाह रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा है। क्यों नहीं भाग रहे हैं? प्यारा लग रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई न कोई, मतलब कि एक फोर्स जो उसको बाइंड करके रखे हुए, उसको बांध करके रखे हुए, जबकि इन स्पाइट ऑफ रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, नहीं। तो वही कहता है जितना एनर्जी जो लॉस हो रहा है उसको बांध करके रखने में, वो आता है एनर्जी कहां से। तो आइंस्टीन ने बताया कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस, एक फॉर्मूला पता है, हाँ, कि मास और एनर्जी एक दूसरे क्या इक्विवेलेंस है। मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी फिर मास में कन्वर्ट करता है। कहता है जितना मास में लॉस हो रहा है वो क्या चीज में यूज हो रहा है, उसको बांध करके रखने में, और वही कहलाता है क्या चीज, बाइंडिंग। तो पहले हम लोग देखते हैं मास डिफेक्ट क्या है। मास मास डिफेक्ट, डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड mass of nucleus is called mass defect. Difference between total mass of nucleons total mass of nucleons and mass of nucleus is called, वही कहलाता है क्या, मास डिफेक्ट। इस तरह से मास डिफेक्ट का एक फॉर्मूला हो गया, मास द मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये है मास डिफेक्ट का फॉर्मूला, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब हमें कैलकुलेट करना है मास डिफेक्ट को, कैलकुलेट करने, कैलकुलेशन ऑफ मास डिफेक्ट। कैलकुलेशन ऑफ
मास डिफेक्ट, देखो लेट एक न्यूक्लियाई लेते हैं, लेट न्यूक्लियाई है एक्स जेड ए। जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसका? जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है, सफिक्स में लिखते हैं ना इस तरह से। और ये हो गया उसका मास नंबर। दो एमपी हमने ले लिया, मास ऑफ ईच प्रोटॉन। मास ऑफ एक प्रोटॉन का मास को हमने ले लिया एमपी, और एमएन है मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूक्लियस, एम कैपिटल एन जो ले लिया, मास ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या आया था, देखो देखो मास ऑफ प्रोटॉन्स, तो डेल्टा एम मास डिफेक्ट को हम लोग डिनोट कर, अच्छा मास डिफेक्ट में अभी आपने देखा था फॉर्मूला, एक लाइन लिखते हैं। मास डिफेक्ट का आया था मास ऑफ क्या? प्रोटॉन्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक था ना। मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन, इसमें कितने प्रोटॉन्स है? और एक का कितना होता है? जेड एम पी हो गया। न्यूमेरिकल में ऐसे ही देखना होगा, जितना प्रोटॉन, जितने एटॉमिक नंबर है और एक प्रोटॉन का मास दिया हुआ रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। मास ऑफ न्यूट्रॉन ने मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है? ए माइनस जेड इंटू एम एन, न्यूक्लियस का मास हो गया एम एन। ये हो गया मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। तो न्यूमेरिकल में मास डिफेक्ट ऐसे ही निकालना होगा आपको। बाइंडिंग एनर्जी, बहुत तरह से इसको डिफाइन करते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स inside nucleus in spite of a strong repulsive force। या कहता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द या टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने में जितना एनर्जी होगा, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स, वही कहलाता है क्या जी? बाइंडिंग। और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या पता है? कि मास इक्विवेलेंट रिलेशन से।
तो कैलकुलेशन जो हो गया, कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी इज कैलकुलेटेड by using Einstein mass energy इक्विवेलेंस। क्या है? E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी जो हो गया डेल्टा एम सी कितना है आपका, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, पीछे तो कभी करवाया है ना, एम कैपिटल एन सी स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल में लास्ट में आएगा निकालने के लिए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालो, पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करके बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, इसलिए इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक। और एनर्जी रिलीज्ड बाई 1 AMU, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक AMU से इतना एनर्जी रिलीज होती है। तो आपको करना क्या है न्यूमेरिकल के लिए, इतना करने की जरूरत नहीं है, सी स्क्वायर से सब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फॉर न्यूमेरिकल क्या करना है, फॉर न्यूमेरिकल के लिए डेल्टा एम में मतलब मास डिफेक्ट निकालना है और उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर देना, उसमें मल्टीप्लाई कर देना आफ्टर गेटिंग द मास डिफेक्ट, और डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देना है कितने से, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना एनर्जी होता है, कितना जूल होता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना एनर्जी, 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 जूल। तो ये वाला कितना हो जाए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल हो जाए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओनली मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के बाद डायरेक्ट उसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी किसका, कैलकुलेट करने के लिए।
लर्न करना ओनली वैल्यू, न्यूमेरिकल में यूज आएगा ना ये वाला। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, अब बाइंडिंग एनर्जी कर्व है क्या? क्या है बोलो, बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है? बोलो बोलो। किसके, हाँ ग्राफ होता है किसका किसके बीच में? मास नंबर, हाँ, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में ग्राफ होता है, सही है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व है क्या? वेरिएशन बिटवीन, वेरिएशन मतलब वही ग्राफ है, वेरिएशन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर ऑफ कुछ सर्टेन न्यूक्लियाई लेते हैं, सबके साथ सर्टेन न्यूक्लियाई इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और कुछ न्यूक्लियाई का, करीब हम लोग 7-8 का लर्न करते हैं, ऐसा तो है तो बहुत सारे का, कि नेचर ऑफ ग्राफ पता चल जाए बस। ये एक्स एक्सिस है, इस पर मास नंबर है, और वाई एक्सिस पर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी तुम भी पढ़ लिया होगा, बताओ तुम भी, जैसे वो एक आंसर तो दे दी, तुम्हारे स्कूल में हुआ? हाँ हो, हो तो गया ही होगा। हाँ बताया नहीं, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका होता है? वो दो ग्राफ बता रहे थे, ऊपर ड्रॉ भी कर ले, तो बताओ मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका होता है? दो ग्राफ तो ड्रॉ कर ली, बताओ। हैं? सबसे मैक्सिमम किसका होता है? आयरन का। ग्राफ तो ड्रॉ कर ही लिया आपने। हैं?
तो मैंने तो बोला नहीं कुछ पता। मतलब कुछ भी बोलते रहो ने। जो कुछ न्यूक्लियाई है और उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहले ड्यूटेरियम का कितना होता है, ग्राफ ड्रॉ कर ले बताओ कितना होता है। ये तो 2 मास नंबर हुआ ना, बाइंडिंग एनर्जी पर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ड्यूटेरियम का कितना होता है, उसके बाद हीलियम, हाइड्रोजन मतलब ड्यूटेरियम के बाद हीलियम कितना 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिथियम 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिथियम के बाद कार्बन, ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आ जाओ आयरन, फिर यूरेनियम, अगर ये वैल्यू नहीं लर्न रहेगा तो नेचर भी कम से कम ग्राफ का लर्न कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। क्या चीज 7.7 होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन। 6.9 ऑक्सीजन का एग्जैक्ट 8 होता है, आयरन का 8.8 इसी का बता रहे, सबसे मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी इसी का होता है। और यूरेनियम का हो जाता है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी के बेसिस पर सपोज इधर ले लेते हैं हम लोग 50, 100, 150, 200, 250। पहले क्या है, अरे अभी मत ड्रॉ करो ग्राफ। पहले कौन सा हो गया, हाइड्रोजन, वही ड्यूटेरियम 1.1 है, तो 1.1 का आने का मतलब हो गया लगभग, देखो ये 1.1 यहाँ पर आ जाएगा। हाइड्रोजन के बाद कौन सा है, हीलियम, कहां पर चला गया 7.4 पर। हेलो, हाँ जी, रोशनी 11th में, अच्छा अभी क्लास चल रही है। नहीं मैं 2 मिनट पता कर लेता हूँ, 2 मिनट, 2 मिनट पता। रोशनी चली गई, रोशनी
चलो बात कर लो। बात तो यहाँ रखो। चलो ड्रॉ करो, कैसा है ग्राफ। इसके बाद कहां चला गया, हीलियम पर 7.4। हीलियम का कितना 4 मास नंबर है ना, तो ग्राफ कैसे जाएगा, यहां से जाएगा एकदम ऊपर चला गया। उसके बाद कहां पर आया, लिथियम। लिथियम कितना है 5.5। तो इसके बाद यहां पर ग्राफ नीचे आएगा। उसके बाद लिथियम के बाद कार्बन 7.7 पर। कार्बन यहां पर देखना 12 आएगा, तो 7.7 ये कार्बन है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन कितना 6.9। नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितना एग्जैक्ट 8 है। अब यहां से ग्राफ कर्व चलना शुरू होगा। सबसे मैक्सिमम कितना बताया आपको, आयरन। आयरन का कितना है, तो आयरन 56 पर आ जाएगा यहाँ, तो 8.8 ये आयरन का सबसे पीक पॉइंट पर है। और उसके बाद यूरेनियम कितना बताया, यूरेनियम 7.6। तो यूरेनियम कितना हो जाता है 235। 200 यहाँ है 35, 250 हो गया ना, तो ये आ जाएगा 7 पॉइंट। ये देखो, तो यहां से जो ग्राफ लेना है इसे कर्व लेना है ग्राफ। इसके बाद ग्राफ जो कर्व आएगा यूरेनियम 92, तो कम से कम अगर वो वैल्यू नहीं लान रहेगा ना, तो बस इतने दूर में आगे पीछे बस जिग बना देना। कोई जरूरी नहीं है कि वह वैल्यू आपको लर्न ही होना चाहिए। ग्राफ का नेचर देखा जाता है, यहां से स्टार्ट करना है और जितना भी वैल्यू जो है ना 5.5 से लेकर के इसके बीच में सबको वेरी करवा देना। यही है आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व। चले, कितना टाइम हो गया, अच्छा अच्छा ठीक है। थोड़ा सा आगे आप न्यूक्लियर रिएक्शन, ज्यादा तो पढ़ना अब है ही नहीं न्यूक्लियर रिएक्शन में, कि फिजन रिएक्शन क्या है और फ्यूजन रिएक्शन क्या, दोनों का एक इक्वेशन। एक क्लास और लगे, चैप्टर सिलेबस भी कंप्लीट हो गया।